ये फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। मोदी सरकार ने महंगाई का सबसे बड़ा डोज दे दिया है और रेल किराए में भारी बढ़ोतरी की गई है। रेलवे किराए में एक साथ 14.2% का इजाफा किया गया है। बढ़ा हुआ किराया 25 जून से लागू होगा। न सिर्फ यात्री किराए में बढ़ोतरी हुई बल्कि मालगाड़ी के भाड़े में भी इजाफा किया गया। ये इजाफा 6.5% का है। माल भाड़े में बढ़ोतरी से सामान के दाम में भी इजाफा होना लाजमी है। रेल किराए और माल भाड़े में बढ़ोतरी के संकेत रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने पहले ही दिए थे और 25 जून से इसे लागू भी कर दिया जाएगा। रेलवे के बढ़े किराए में फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज भी शामिल किया गया है। यूपीए सरकार ने रेल किराया बढ़ाने का फैसला लिया था, लेकिन चुनाव आ जाने के चलते ये लागू नहीं हो पाया। बाद में इसे नए रेल मंत्री पर छोड़ दिया गया था। रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने यूपीए के फैसले पर मुहर लगाते हुए रेल यात्री किराया बढ़ाया। रेल किराए में 14.2% के इजाफे से अब दिल्ली से मुंबई जाने वाले स्लीपर क्लास में उसे 632 रुपए चुकाने होंगे। वहीं AC3 में पहले जो 1,815 रुपए लगते थे वो बढ़कर अब 2,073 रुपए हो गया है। सेकंड AC में 2,495 की जगह अब 2,849 रुपए देने पड़ेंगे। नया किराया 25 जून से लागू हो रहा है, लेकिन जिन लोगों ने पहले से टिकट बुक कराया है उनसे भी बाकी रकम की वसूली की जाएगी। टीटी ये पैसे ट्रेन में ही सफर के दौरान यात्रियों से वसूल करेंगे। दिल्ली वालों को बिजली का एक और झटका लग सकता है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की सचिव जे रघुरमन ने जुलाई में बिजली महंगी होने के संकेत दिए हैं। दिल्ली में DARC यानी कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग की मीटिंग में कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने हंगामा किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बिजली महंगी करने की साजिश रची जा रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बिजली संकट को दूर करने की पूरी कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय से गुजारिश की गई है कि कोयला खनन का दायरा बढ़ाया जाए ताकि पावर जनरेशन में कोयला की किल्लत न आए। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि उत्तर भारत हो रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय से गुजारिश की गई है कि कोयला खनन का दायरा बढ़ाया जाए ताकि पावर जनरेशन में कोयला की किल्लत न आए। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि उत्तर भारत में बिजली का जो संकट है वो विरासत में मिला है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की गलत नीतियों की वजह से यह संकट खड़ा हुआ है। गोयल ने कहा कि इस संकट से उबारने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने पावर कंपनियों के मालिकों के साथ हुई बैठक में बिजली संकट को लेकर चर्चा की। बैठक में अनिल अंबानी, गौतम अडानी और नवीन जिंदल जैसे उद्योगपति मौजूद थे। दिल्ली में लोगों को बिजली के साथ पानी भी रुला रहा है। यहां के मुस्तफाबाद इलाके में पानी की किल्लत झेल रहे लोगों ने जल बोर्ड के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने खाली बर्तन लेकर घंटों प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि तपती गर्मी में ना ठीक से बिजली मिल पा रही है और ना ही पानी के टैंकर का भी कोई अता पता नहीं रहता। लोगों का कहना है कि उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। दिल्ली के कई इलाकों को आज पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। किलोकरी मेन पाइपलाइन में मरम्मत का काम चल रहा है, जिससे कई इलाकों में पानी की दिक्कत है तो कुछ इलाकों में पानी की सप्लाई कम आ रही है। ये दिक्कत कल भी रहेगी। दिल्ली के जिन इलाकों को पानी संकट का सामना करना पड़ रहा है उनमें जामा मस्जिद, चांदनी चौक, दरियागंज, कश्मीरी गेट, मोरी गेट और रामलीला मैदान के आसपास के इलाके मुख्य रूप से शामिल हैं। साथ ही दिल्ली के जिन इलाकों में पानी की कम सप्लाई हो रही है, ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर, डिफेंस कॉलोनी, कालकाजी, साउथ एक्सटेंशन, इंड्यूसगंज, डिफेंस कॉलोनी और NDMC के इलाकों को पानी की कम सप्लाई का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में BMC की टीम को दोबारा कैंपा कंपाउंड से बैरंग लौटना पड़ा है। लोगों के विरोध की वजह से BMC अधिकारी कैंपा कंपाउंड पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। लोग मेन गेट को बंद करके वहीं पर अड़ गए। BMC की टीम कल फिर कार्रवाई करने आएगी। दोबारा BMC की टीम जब कैंपाकोला कंपाउंड पहुंची तो अधिकारियों से लोग मिन्नतें करते नजर आए। गेट पर महिलाएं हाथ जोड़ने लगी। वहीं कुछ महिलाएं घर जाने के गम से रोती हुई देखी गई। इससे पहले भी दोपहर में लोगों के जोरदार विरोध के बाद BMC की टीम बिना कार्रवाई के बैरंग लौटना पड़ा था उसे। तब BMC ने कहा था कि बड़े अधिकारियों से बातचीत करने के बाद आगे की कार्रवाई का फैसला लिया जाएगा। दोपहर में BMC ने कैंपाकोला कंपाउंड के लोगों से कहा कि अभी हम आपको जबरन बाहर करने नहीं आए हैं, हम तो सिर्फ बिजली और पानी का कनेक्शन काटने आए हैं। लेकिन गेट पर मौजूद कैंपाकोला निवासियों ने उनकी एक नहीं सुनी। आज सुबह जब BMC की टीम कार्रवाई करने कैंपाकोला कंपाउंड पहुंची तो वहां रहने वाले लोगों ने मेन गेट बंद कर दिया। सैकड़ों लोग गेट के पास खड़े हो गए और BMC के अधिकारियों को आगे नहीं बढ़ने दिया।
कैंपाकोला कंपाउंड में हालात तनावपूर्ण देखते हुए आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया। लोग कंपाउंड खाली करने के लिए तैयार नहीं हैं। कैंपाकोला कंपाउंड में लोगों और पुलिस की खींचतान के बीच रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए थे। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कार्यकर्ता सोसाइटी को खाली कराने के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने हंगामा कर रहे कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कैंपाकोला कंपाउंड में कार्रवाई से ठीक पहले सुबह लोगों ने हवन अनुष्ठान का आयोजन किया। लोगों ने कहा कि उनके पास रहने के लिए आशियाने का कोई इंतजाम नहीं है। हवन से उन्हें कुछ बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि कैंपाकोला सोसाइटी में बीएमसी की टीम के पहुंचने से पहले कुछ लोगों ने फ्लैट छोड़ भी दिए। फ्लैट छोड़ने के आखिरी दिन कुछ लोग अपने अपने फ्लैट से सामान निकालकर चले गए हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कंपाउंड में ही अड़े हुए हैं। कैंपाकोला कंपाउंड के कुछ लोगों को अभी भी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है। कुछ लोग महाराष्ट्र सरकार से आशियाने को बचाने की उम्मीद लगा रहे हैं। कैंपा कंपाउंड के कई लोगों का कहना है कि उनके पास कंपाउंड छोड़कर कहीं जाने का कोई ठिकाना नहीं है। वो नीचे कंपाउंड के पास ही बैठकर दिन गुजारने को मजबूर है। कैंपाकोला कंपाउंड के 96 फ्लैट्स को अवैध करार दिया गया है। इन फ्लैट्स में रहने वाले परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कैंपा कंपाउंड के लोगों को लेकर सहानुभूति जताई है, लेकिन उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। What can we do after the court order? That is the issue. We have a sympathy for those people, but now it has gone to an advanced stage. दिल्ली में बीजेपी का मुख्यालय आतंकियों के निशाने पर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस बाबत हमले का अलर्ट जारी किया है। न सिर्फ बीजेपी मुख्यालय बल्कि देश भर में बीजेपी के सभी दफ्तर भी आतंकियों के निशाने पर बताए गए। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी दिल्ली को दहलाने की साजिश में जुटे हुए हैं। इस बारे में एनआईए ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट भेजा है। पट्टा ब्लास्ट के मास्टरमाइंड हैदर अली से हुई पूछताछ के बाद दिल्ली में हमले के प्लान का खुलासा हुआ है। एनआईए के अलर्ट के मुताबिक आतंकवादियों ने हमले के लिए दिल्ली में इंडिया गेट समेत 6 ठिकानों की रेकी की है। आतंकी हैदर अली के गुर्गों ने कुतुब मीनार, लोटस टेम्पल, आनंद विहार, रेलवे स्टेशन का भी मुआयना किया है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुंबई भी इंडियन मुजाहिदीन के निशाने पर है। एनआईए के अलर्ट के मुताबिक आतंकी मुंबई के भी कुछ ठिकानों पर हमला करने की साजिश रच रहे हैं। इस बारे में एनआईए ने मुंबई पुलिस को मुस्तैदी बरतने के निर्देश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस ने लश्कर के एक आतंकी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पकड़े गए आतंकी के पास से 47 राइफल और कारतूस भी मिले हैं। कुलगाम से पकड़े गए इस आतंकी का नाम अबू हंजाला है, जो कि पाकिस्तान के मुल्तान शहर का रहने वाला है। पिछले 2 साल से ये दक्षिण कश्मीर में सक्रिय था। अबू मोस्ट वांटेड लश्कर आतंकी अबू कासिम का खास बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। इंटेलिजेंस के जरिए यहां आतंकियों के घुसने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा और कार्रवाई करते हुए तीनों आतंकियों को मार गिराया। इराक संकट के चलते तेल के दाम बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने कहा है कि इराक संकट के चलते कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे और महंगाई में इजाफा हो सकता है। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इराक संकट के चलते तेल के दाम बढ़ने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि भारत इराक में जहां से कच्चा तेल मंगवाता है वहां हालात ठीक है। कि क्रूड ऑयल की उपलब्धता पे आज भी कोई बहुत घबराहट की बात नहीं है। तेल लेना है बसरा फील्ड से, जहां इराक की ज्यादा, साउथ इराक में ज्यादा जहां ऑयल फील्ड्स हैं और वहां जहां बड़ी रिफाइनरी है, आज भी वहां कोई बहुत चिंताजनक विषय नहीं, वहां स्वाभाविक काम चल ही रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा इराक में युद्ध के खिलाफ है। हालांकि उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो कुछ हद तक सैन्य कार्रवाई की जाएगी। ओबामा ने यह भी कहा है कि वो इराक में और अमेरिकी सैनिक भेजकर खून नहीं बहाना चाहते। हालांकि ओबामा ने कहा कि इराकी सेना को अमेरिका का पूरा सहयोग मिलेगा और इसके लिए 300 मिलिट्री सलाहकार इराक भेजे जा रहे हैं। The United States will continue to increase our support to Iraqi security forces. We have had advisors in Iraq through our embassy, and we're prepared to send a small number of additional American military advisors, up to 300, to assess how we can best train, advise, and support Iraqi security forces going forward. इराक में आतंकियों के खूनी खेल का खौफनाक वीडियो सामने आया है। इराक में अगवा किए गए हिमाचल के कांगड़ा के इंद्रजीत ने यह वीडियो क्लिप अपने भाई को भेजा है, जिसमें ISIS आतंकियों का तांडव कैद है। ये वीडियो इराक के एक घर के अंदर शूट किया गया, जहां ISIS आतंकी घुस आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं।
इराकी एयरफोर्स ISIS के आतंकियों का मुकाबला करने में लगी हुई है। वायुसेना ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है इस हमले में 55 आतंकियों को मार गिराया गया है। इराक में अगवा हुए और फंसे भारतीयों के मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सोनिया ने चिट्ठी में लिखा कि भारतीयों को इराक से सुरक्षित निकालने के लिए सरकार जल्द कूटनीतिक कदम उठाए। इराक में बिगड़े हालात के बीच 6 लोग कल रात वतन लौट आए हैं। पंजाब के गुरदासपुर के ये लोग इराक में मजदूरी करने गए थे, लेकिन हिंसा के बीच फंस गए थे और अब भारत लौटकर राहत की सांस ले रहे हैं। इराक में फंसे भारतीयों के फोन हरियाणा कंट्रोल रूम में आए हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले जयपाल और यूपी के सीतापुर के हैदर अली ने फोन करके बचाने की गुहार लगाई है। दोनों को कंपनी पैसा नहीं दे रही, जिसके चलते ये वतन लौट नहीं पा रहे। उधर इराक के मोसूल में अगवा किए गए 40 भारतीयों के सुरक्षित होने की बात इराक सरकार ने कही है। साथ ही इराक ने यह भी कहा है कि अभी इनकी रिहाई के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुमकिन नहीं है। यूपी के मऊ से भी कई छात्र इराक में फंसे हुए हैं। एक हफ्ते पहले इन छात्रों से घर वालों की बातचीत हुई थी, इसके बाद इनकी कोई खबर नहीं मिल पा रही है, जिसके बाद परिवार वाले बेहद सख्ते में हैं। हिंदी में ही कामकाज करने के केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश का जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विरोध किया है। उमर ने कहा कि देश में एक भाषा नहीं थोपी जा सकती। हमारा मुल्क इतना बड़ा है, आप एक मजहब, एक जबान, एक तरह जो है लोगों पे ठोस नहीं सकते हो। जो लोग हिंदी इस्तेमाल करना चाहें वो करें, जिन लोगों की मातृ जबान कोई और है वो दूसरी जबान इस्तेमाल करें। हिंदी में कामकाज के गृह मंत्रालय के आदेश का तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने भी विरोध किया है और इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। मोदी से उन्होंने इस आदेश को बदलने की मांग की। हिंदी में कामकाज के फैसले का एनडीए की सहयोगी पार्टी MDMK ने भी विरोध किया है। पार्टी सुप्रीमो वाइको ने तो यहां तक कहा कि सोते हुए शेर को मत जगाओ। उन्होंने हिंदी को प्राथमिकता देने के फैसले को वापस लेने की मांग की है। इससे पहले डीएमके सुप्रीमो एम करुणानिधि ने भी गृह मंत्रालय के आदेश का विरोध किया था। करुणानिधि का कहना है कि गैर हिंदी भाषियों पर हिंदी थोपने की कोशिश हो रही है। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हिंदी राजभाषा है, इसलिए मंत्रालय ने इसे बढ़ावा दिया है। रिजिजू ने यह भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं कि क्षेत्रीय भाषाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने गृह मंत्रालय के निर्देश का स्वागत किया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हिंदी के प्रोत्साहन का मतलब अंग्रेजी या किसी दूसरी भाषा का अपमान नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साल 2014-15 का बजट पेश किया। कुल 2,74,704 करोड़ का बजट पेश किया गया, जो पिछले साल की तुलना में 22% ज्यादा है। बजट पूरी तरह विकास योजनाओं पर आधारित रखा गया है। अखिलेश सरकार ने इस बार अपने बजट में अपनी 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं पर कोई चर्चा ही नहीं की। कन्या विद्याधन योजना, लैपटॉप योजना और बेरोजगारी भत्ता जैसे फ्लैगशिप योजनाओं को बजट से बाहर रखा गया। अखिलेश सरकार ने इंदिरा आवासों के लिए 1800 करोड़ और लोहिया गांवों के लिए 1500 करोड़ दिए। सरकार ने सहकारी चीनी मिलों के बकाया भुगतान के लिए 400 करोड़ का बजट पेश किया। सरकार ने राम शरण दास सड़क योजना की शुरुआत करते हुए इसके लिए 50 करोड़ का बजट पेश किया। अखिलेश सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के लिए 7,880 करोड़ और सड़क और पुलों के लिए 15,000 करोड़ का बजट पारित किया है। आगरा और लखनऊ में IT सिटी को भी हरी झंडी दे दी गई है। सरकार ने अपने बजट में प्रदेश में 3 नए सैनिक स्कूल खोलने की बात कही है। पंचायती राज में 606 करोड़, लखनऊ में कैंसर संस्थान के लिए 74 करोड़, KGMU के लिए 184 करोड़ और PGI के लिए 368 करोड़ का बजट पेश किया गया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राष्ट्रहित के मुद्दों पर राज्यसभा में बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि दलितों के उत्थान के लिए सरकार जो नीतियां लाएगी उसका भी समर्थन किया जाएगा। मायावती ने कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठजोड़ करने से इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीएसपी को चुनाव पूर्व गठबंधन से कभी फायदा नहीं हुआ है, इसलिए हम चुनाव से पहले कोई गठजोड़ नहीं करेंगे। रेप के आरोपों में घिरे केंद्रीय मंत्री निहाल चंद मेघवाल ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सूत्रों से खबर है कि राजनाथ ने मेघवाल को भरोसा दिलाया है कि सरकार और पार्टी दोनों उनके साथ है और उनका बचाव भी करेंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि राजनाथ ने निहाल चंद मेघवाल से कहा है कि वो मीडिया से बात न करें। उन्होंने निहाल चंद से यह भी कहा है कि इस बात का ख्याल रखें कि उनके समर्थक मीडिया पर हमलावर न हों। इससे पहले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार की रात निहाल चंद मेघवाल को बुलाया था और पूरे केस की कानूनी पहलुओं की जानकारी ली थी। रविशंकर ने भी मेघवाल से कहा था कि सरकार उनका आखिर तक बचाव करेगी।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और विशेष पैकेज की मांग की। उमर ने सूबे के हालात के साथ साथ अमरनाथ यात्रा को लेकर भी राजनाथ से चर्चा की। नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने एनडीएमसी यानी कि न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ ली है। उन्होंने जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए अपना 45 दिन का एजेंडा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार को दुनिया की पहली ISO 9001 सर्टिफाइड सरकार बनाना चाहते हैं। केंद्र सरकार के परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिवीजन के सचिव प्रजापति त्रिवेदी ने सभी मंत्रालय और विभागों को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री की मंशा जताई है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अभी भी कैंपेन मोड में है। कांग्रेस 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बदलने की तैयारी में है। सूत्रों से खबर है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का हटना तय है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को आगे करके कांग्रेस विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहती। उधर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदले जाने की खबरों पर बीजेपी ने चुटकी ली है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का आज दर्द फूट पड़ा। जब उनसे मुख्यमंत्रियों के बदले जाने की खबर पर राय मांगी गई तो उन्होंने कहा कि पार्टी तो मुझे किनारे कर चुकी है। दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के आवास के बाहर यूपीएससी की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया। यूपीएससी की परीक्षा देने वाले ये छात्र छात्राएं सीसेट परीक्षा को भी खत्म करने की मांग कर रहे थे। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने लड़कों को रिजेक्टेड माल करार दिया है। सूरत में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब लड़कियां लड़कों को रिजेक्ट करती फिरेंगी। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 5 सीटों के लिए वोट डाले गए। नागपुर, पुणे, औरंगाबाद और अमरावती में सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो गया था। प्रीति जिंटा शनिवार या रविवार को अमेरिका से मुंबई लौट सकती हैं। अपने पूर्व बॉयफ्रेंड और कारोबारी पार्टनर नेस्वाडिया पर लगाए छेड़खानी के आरोपों पर वो मरीन ड्राइव थाने में अपना बयान दर्ज कराएंगे। नेस्वाडिया के पिता नुस्ली वाडिया को धमकी देने वाला अंडरवर्ल्ड सरगना रवि पुजारी ही था। सूत्रों से खबर है कि नुस्ली जिस सेक्रेटरी को फोन आया था उसे पुलिस ने पुजारी की आवाज का सैंपल सुनाया। दरअसल कुछ ही दिन पहले नुस्ली वाडिया के स्टाफ को अंडरवर्ल्ड सरगना रवि पुजारी का ऑस्ट्रेलिया से फोन आया था। बिना नाम लिए फोन पर कहा गया था कि प्रीति जिंटा से दूर रहो। बिहार के रोहतास जिले के 14 साल के शिवानंद ने IIT JEE परीक्षा पास करके नया रिकॉर्ड बनाया है। पंजाब के जालंधर में एक चाय बेचने वाले शख्स ने दोनों बेटों ने IIT एंट्रेंस एग्जाम में बाजी मारी है। पंजाब के भटिंडा में गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी में ब्लास्ट के बाद आग लगने से हड़कंप मच गया। सुबह 6:20 पर जोरदार धमाके के साथ आग लगी। रिफाइनरी में लगी आग कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रही थी। खबर पाकर दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। MP के इंदौर में एक बारदाना गोदाम में भीषण आग लग गई। दिल्ली के तीमारपुर इलाके के वजीराबाद गांव में बदमाशों ने एक बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर जमकर लूटपाट की। नोएडा के सेक्टर 82 में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली में चोरी की एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां जेडीयू के राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद के 4 तुगलक रोड के बंगले से कटहल चोरी की खबर हुई है। गुजरात के मेहसाणा में चोरों ने एक मोबाइल शोरूम पर धावा बोलकर लाखों के मोबाइल पर हाथ साफ कर दिए। राजस्थान के अजमेर में सीआरपीएफ के एक जवान पर एक 8 साल की लड़की के रेप का आरोप लगा है। कर्नाटक के बीजापुर में बोरवेल में गिरी 4 साल की बच्ची को बचाया नहीं जा सका। बिहार के हाजीपुर में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत के बाद अस्पताल के कर्मचारियों और परिजनों में जमकर मारपीट हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह हेलमेट और सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूटी पर निकले। महाराष्ट्र के ठाणे में एक शख्स ने पुशअप्स करने में अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। 1 मिनट के अंदर उसने 164 पुशअप कर रिकॉर्ड बना लिया है।